तो ये बिहार में वोटिंग के अधिकार से, मतदान के अधिकार से कैसे वंचित हो सकते हैं। बिंदु देवी के बारे में समझिए। ये तेजस्वी यादव के राघवपुर इलाके की रहने वाली हैं, यादव समाज से आती हैं। इनके हस्बैंड कहीं बाहर नौकरी करते हैं। रामधन पासवान है, मेघन माझी, इनका नाम है आशीष ठाकुर। ये 2003 के बाद पैदा हुए, तो मान लीजिए लगभग 22 साल इनकी उम्र है। क्योंकि इनके पास आधार है, इनके पास राशन कार्ड है, इनके पास वोटर आईडी कार्ड है, इनके पास मनरेगा का कार्ड है, लेकिन वो कागजात नहीं है जो कागजात इलेक्शन कमीशन इनसे मांग रहा है, और उसका खामियाजा क्या ये भुगतेंगे। समझिए, बहुत सारे लोगों को लग रहा है विपक्ष खामखा हल्ला कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले जिस ढंग से चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाताओं की गिनती का नए सिरे से खेल शुरू किया है, जिस तरह से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर मतदाताओं की गिनती के लिए जल्दबाजी में जो फैसला किया है, उसको लेकर विपक्ष के तमाम सवाल हैं, आशंकाएं हैं। और उन आशंकाओं के बीच आज इंडियन एक्सप्रेस ने एक खुलासा किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी स्टोरी छापी है, लीड स्टोरी, जिसके जरिए इंडियन एक्सप्रेस के पटना के जो संवाददाता हैं संतोष सिंह, उन्होंने बताया है कि कैसे बिहार के गांव में हंगामा मचा है। बिहार के गांव में वो तमाम लोग जिनके पास परिचय पत्र, पहचान पत्र के नाम पर आधार है, या मनरेगा का कार्ड है अगर मजदूर हैं तो, या राशन कार्ड है, वो सारे कार्ड बेमानी हैं। और उसके बाद जो उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं नई वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए, जो उनसे कागजात मांगे जा रहे हैं, वो कागजात उनके पास नहीं है, और वो परेशान कैसे हो रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने आज लीड छापी, और इस वीडियो का मेरा मकसद है, आज इस विषय पर मेरा चौथा वीडियो है। इस वीडियो का मकसद है, जरा गौर से समझिए कि क्या परेशानी है, क्या मकसद है, और यह क्या खेल चल रहा है। यह मामूली बात नहीं है। बिहार के लाखों वोटर्स के नाम कट सकते हैं, और जिनके कट सकते हैं उनमें ज्यादातर हो सकता है विपक्ष के वोटर हो, विपक्ष के वोट बैंक वाले इलाके के हों, अल्पसंख्यक हों, गरीब मजदूर पिछड़े हों, उनके वोट कट सकते हैं। अगर ये आरोप या ये आशंका विपक्ष को है तो इसका आधार है, उस आधार को समझने की कोशिश कीजिए। इंडियन एक्सप्रेस ने आज लीड स्टोरी छापी है। इन विलेज आफ्टर विलेज ए कोरस, वी ओनली हैव आधार, हाउ डू यू गेट पेपर्स ईसी वांट्स। हमारे पास सिर्फ आधार है, हम वो कैसे वो पेपर हासिल करें जो इलेक्शन कमीशन चाहता है। और इलेक्शन कमीशन क्या पेपर चाहता है, क्या दस्तावेज चाहता है। उन दस्तावेजों की लिस्ट में कौन कौन से दस्तावेज हैं जो किसी के पास नहीं है और जो सबके पास हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी या राशन कार्ड, उसको चुनाव आयोग ने क्यों खारिज कर दिया है। और वो कार्ड लेकर लोग कैसे अब दफ्तर बीएलओ के पास भटकेंगे, और उसके बाद वोटर लिस्ट से उनके नाम कटेंगे। बारीकी से समझिए, केस स्टडी के जरिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये 4 तस्वीरें हैं, प्रतीकात्मक, ये प्रतीकात्मक चेहरे हैं। एआई के जरिए मैंने ये तस्वीरें निकाली हैं, लेकिन इनमें से 3 केस स्टडी जो इंडियन एक्सप्रेस की संतोष सिंह की रिपोर्ट है उसमें उसका जिक्र है, और चौथी केस स्टडी मैंने कहीं से किसी वेबसाइट से उठाई है। अब क्या है, ये 4 चेहरे हैं, मान लीजिए। गौर से समझिए कि क्यों ये बिहार में वोटिंग के अधिकार से, मतदान के अधिकार से कैसे वंचित हो सकते हैं। क्योंकि इनके पास आधार है, इनके पास राशन कार्ड है, इनके पास वोटर आईडी कार्ड है, इनके पास मनरेगा का कार्ड है, लेकिन वो कागजात नहीं है जो कागजात इलेक्शन कमीशन इनसे मांग रहा है, और उसका खामियाजा क्या ये भुगतेंगे। तो जैसे ये हैं मेघन माझी, मनरेगा मजदूर हैं। बिंदु देवी, इनके पति बाहर कहीं काम करते हैं, बिहार से बाहर, तो जाहिर है ये भी उसी तरह के कामकाज करती हैं। और ये रामधन पासवान हैं, इनके ठेले की वहाँ दुकान है, खुमचा लगाते हैं। और ये आशीष ठाकुर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं। खास बात ये भी है कि ये और ये दोनों, तस्वीर के लिए बता दूं, दोनों प्रतीकात्मक, ये चारों तस्वीरें प्रतीकात्मक हैं। ये दोनों नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके हरनौत इलाके के हैं, जहाँ से कभी वो विधायक हुआ करते थे, मतलब उनका गृह इलाका, वहाँ के ये निवासी हैं। अब इनकी समस्या बताता हूँ, और फिर उसके समझिए कि क्या मुश्किल होने वाला। जैसे मैंने बताया मेघन माझी, इनके पास क्या क्या है। मेघन माझी के पास, जो मैंने अभी एक्सप्रेस की स्टोरी में देखा, 37 साल इनकी उम्र है। इनके पास मनरेगा का कार्ड है, मनरेगा का जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड है। इनके पास क्या है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड है,
और इनके पास वोटर आईडी कार्ड है। वोटर आईडी कार्ड है क्योंकि ये पहले कई चुनाव में वोट दे चुके हैं। उम्र इनकी 37 साल है। लेकिन अब जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, जो ये SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, मतदाताओं का जो स्पेशल गहन पुनरीक्षण हो रहा है, जो 22 साल बाद हो रहा है, 2003 के बाद, उसके तहत जो दस्तावेजों की लिस्ट है उनमें से कोई दस्तावेज इनके पास है नहीं। और ये जो इनके पास कागज है, आधार से लिंक कराओ, आधार से लिंक कराओ, आधार से लिंक कराओ, कि जो मुहिम इतने सालों से चल रही है, वो कागज है लेकिन वो वैलिड नहीं है। और उसके बाद दूसरी किरदार है बिंदु देवी। अब बिंदु देवी के बारे में समझिए। बिंदु देवी के बारे में इंडियन एक्सप्रेस में इनके बारे में छपा है। ये तेजस्वी यादव के राघोपुर इलाके की रहने वाली हैं, यादव समाज से आती हैं। इनके हस्बैंड कहीं बाहर नौकरी करते हैं, राघोपुर की रहने वाली हैं। इनके पति कहीं दिहाड़ी मजदूर करते हैं, मजदूरी करते हैं बिहार से बाहर। और इन्होंने कुछ दिन पहले इन वोटर आईडी बनाया, तो इनके पास वोटर कार्ड है, वोटर आईडी है इनके पास, जो इन्होंने किसी कंप्यूटर वाले से 50 रुपये दिया और उसके बाद उसने फॉर्म फिलअप किया और 27 मार्च को इनका वोटर आईडी कार्ड बन गया। इनके पास पहले से आधार कार्ड है, मतलब आधार कार्ड पहले से है, वोटर आईडी कार्ड बन गया, तो दो वो पहचान पत्र जो वेरीफाइड बोनाफाइड पहचान पत्र है इनके पास, बिंदु देवी के पास है। लेकिन वो दस्तावेज नहीं है जो चुनाव आयोग को चाहिए इन्हें नई लिस्ट में शामिल होने के लिए। तो वो दस्तावेज के आगे बताता हूं। और इनके पति बाहर रहते हैं। यही समस्या इनके पति के साथ होगी। और ऐसे लोगों की तादाद बिहार में लाखों नहीं करोड़ों हो सकती है। 1.5 करोड़ 2 करोड़ ऐसे लोग हो सकते हैं। एक आंकड़ा चुनाव आयोग ने क्या कहा, कौन लोग, किन लोगों को सारे दस्तावेज देने हैं नहीं देने हैं, वो बताने से पहले एक बार केस स्टडी फिर समझिए। रामधन पासवान है। ये इसलिए बताना ताकि बारीकी से समझिए। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा विपक्ष खामखा हल्ला कर रहा है, विपक्ष खामखा हंगामा कर रहा है, चुनाव आयोग को मोदी से और मोदी की सत्ता से जोड़ रहा है। तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं कि मोदी नीतीश कुमार चुनाव आयोग की मिलीभगत है। आखिर क्या मंशा है कि चुनाव आयोग इतनी जल्दबाजी में बिहार के 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स की गिनती करवाना चाहता है, और उसके लिए वक्त है महज 28-30 दिन। 30 दिन में 8 करोड़ वोटर की गिनती डोर टू डोर जाकर BLA करेंगे, और उसमें से 3 करोड़ लगभग वोटर ऐसे हैं जिनको ऐसे दस्तावेज देने हैं जो जिनमें से लाखों वोटर्स के पास नहीं होंगे। अब ये हैं रामधन पासवान। रामधन पासवान के बारे में है कि मान लो इनका जन्म हुआ 88 में, 1988 में इनका जन्म हुआ। क्यों कह रहा हूं 1988, आगे जब बताऊंगा तो समझेंगे। उसके बाद उम्र इनकी अभी है 37 साल। 37 साल इनकी उम्र है। अब इनके पास, रामधन पासवान के पास वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड है, इनके पास भी आधार कार्ड है, और इनके पास राशन कार्ड भी है, राशन कार्ड है, ठीक है। लेकिन क्या नहीं है, वही कार्ड जो मैंने कहा। और खास बात क्या है कि ये अभी 37 साल उम्र है। 2009 के बाद से जितने भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा विधानसभा चुनाव जोड़ लेंगे तो 5-6 चुनाव हुए, हर चुनाव में ये वोट दे चुके हैं। लेकिन अब इन्हें वोट देने के लिए जो कागज जमा करना पड़ेगा, ये जो कागज मांगा जा रहा है वो कागज इनके पास है नहीं। ठेले चलाते हैं, माँ बाप का देहांत हो चुका है और कोई कागज नहीं है, तो क्या करें, ये इनकी समस्या है। जरा गौर से सुनते जाइए चुनाव आयोग को चाहिए क्या। इनका नाम है आशीष ठाकुर। इनका जिक्र इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी में है। ये 2003 के बाद पैदा हुए, तो मान लीजिए लगभग 22 साल इनकी उम्र है। ये भी दिहाड़ी मजदूर हैं। इनको अपने पहचान पत्र के साथ पिता का पहचान पत्र देना है, ये भी मांगा गया चुनाव आयोग की तरफ से। इनके पिता का निधन हो गया 99 में, और उसके बाद अब इनके पिता का पहचान पत्र कहां से लाए। पिता का निधन हो गया, कहां से लाएं पहचान पत्र, ये इनकी चिंता है। पिता के बारे में खास तौर से कहां से लाएं पिता का पहचान पत्र। अब ये इतनी बड़ी समस्या को कैसे चुटकियों में सुलझाने का उपाय
चुनाव आयोग कर रहा है और क्या दावे कर रहा है, उसको गौर से सुनिएगा, दिमाग लगाइएगा तो आपको खुद लगेगा कि ये जो एक्सरसाइज की जा रही है इसका मकसद कहीं कुछ और है क्या। ऐसे लाखों वोटर्स को परेशान करके बहुत सारे लोग या तो खुद ही परेशान होकर नहीं जाएंगे, कहीं बाहर काम कर रहे हैं, किसी दूसरे जिले में है, बिहार में कोई मोतिहारी का वोटर है, मुजफ्फरनगर में रह रहा है, माफ करें मुजफ्फरपुर में रह रहा है, या कहीं और बिहार से बाहर रह रहा है, वो ऐसे मौके पर जा पाएगा क्या? वक्त बहुत कम है और कागजात नहीं है। अब इसके बाद समझिए कि क्या मांगा है। पहले ये तो एक टाइमलाइन है सर, इसलिए लिखा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन उसका नाम है। अब कागजात क्या है और उसको समझिए। अब जैसे क्या किया चुनाव आयोग ने कि चुनाव आयोग ने 3 क्राइटेरिया तय कर दिया कि अगर आपका जन्म 1787 के पूर्व हुआ है तो आपको जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। अगर 87 के पहले हुआ है, ठीक है, दस्तावेज क्या है, ये लिस्ट है, लेकिन पहले एक बार पूरा समझिए। और अगर जन्म 1787 और 2004 के बीच हुआ है तो आपको अपने जन्म तिथि के साथ साथ पिता या माता की जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज उपलब्ध कराना पड़ेगा। यह दस्तावेज की लिस्ट है। और अगर सबसे पेचीदगी क्या है, और अगर आपका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है तो आपको क्या क्या देना है? आपको अपने बारे में जन्म स्थान और जन्म तिथि के बारे में डॉक्यूमेंट देना है। उसके बाद पिता की जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराना है। सूची आगे है, वो दिखाऊंगा। और माता की जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए भी कोई दस्तावेज देना। मतलब अगर जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है तो अपना भी देना है और मां बाप का दोनों का देना है। और ऐसे वोटर्स की तादाद, जो वोटर्स जिनका 2003 की लिस्ट में, वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, ऐसे वोटर्स की तादाद बिहार में 2,93,00,000 है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े के मुताबिक 2,93,00,000 लोगों को ऐसे तमाम तरह के दस्तावेज देने हैं जिनका नाम 2013 के वोटर लिस्ट में नहीं है। अब इसको समझिए, दस्तावेज क्या है? दस्तावेज है केंद्र राज्य PSU के नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी, ये सब पेंशन वगैरह मिला उसका पहचान पत्र, सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर से 1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र या दस्तावेज। मतलब ये भी जो चाहिए 1987 से पहले का चाहिए। उसके बाद है सक्षम प्राधिकरण द्वारा होगा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र। बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर मैं पहले भी कह चुका हूं, बिहार में बहुत बड़ी आबादी है, तादाद है जिनका बर्थ सर्टिफिकेट बनता नहीं। 20 साल पहले तो 25 साल पहले किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता था। खैर, पासपोर्ट, जो 4 कैरेक्टर मैंने दिखाए, ऐसे कितने लाख लोग हैं बिहार में जिनका कोई पासपोर्ट नहीं है। अभी डेटा तुरंत शायद निकलना चाहिए, निकालो बिहार में कितने लोगों के पासपोर्ट है। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन शैक्षिक प्रमाण पत्र। ये जो मजदूर देखे आपने, इसने कहीं यूनिवर्सिटी से या मैट्रिकुलेशन नहीं किया तो उनके पास कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं होगा। उसके बाद स्थायी निवास प्रमाण पत्र, इनमें बहुत सारे लाखों लोग हैं जिनके पास ये नहीं है। OBC और SC सर्टिफिकेट या कोई जाति प्रमाण पत्र, ये वही लोग बनाते हैं जिन्हें सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना होता है। वो गरीब मजदूर जो दिहाड़ी कर रहा है, मनरेगा का काम कर रहा है, उनके पास वो नहीं है। उसके बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां उपलब्ध हो, ये आप जानते ही हैं। राज्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर, सरकार का कोई भूमि मकान। तो ऐसी लिस्ट में आधार नहीं है, ऐसी लिस्ट में राशन कार्ड नहीं है, ऐसी लिस्ट में वोटर ID नहीं है। मतलब जो वोट दे चुके 2003 के बाद कई बार 5 विधानसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हो गए 2009, 14, 19 और अभी 24, बल्कि 1 साल पहले ही लोकसभा चुनाव हुए। 1 साल पहले लोकसभा चुनाव में लोग वोट दे चुके, वो भी इसमें अनफिट है। अब एक बहुत बड़ी तादाद कैसे निकलती है उसको समझिए। बहुत बड़ी तादाद ऐसे निकलती है कि अगर सरकार ने कहा, इस पे आते हैं, अगर सरकार ने कहा कि 2013 के वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं है, जिनकी तादाद 2,93,00,000 हैं, तो उनको क्या क्या करना है। मैंने आपको बता दिया कि उनको इतने तरह के डॉक्यूमेंट देना है, अपना भी देना है
और माँ बाप का भी देना है। अब माँ बाप का कहाँ से लाएंगे? कोई गरीब मजदूर है, उसके मदर फादर मर गए, तो कहाँ से माँ बाप के वो दस्तावेज लाएंगे? और किनके पास घरों में वो दस्तावेज है, कहाँ रखा हुआ है, खुद कहाँ रहते हैं? 25 साल 20 साल पहले अगर किसी के मदर मर गए, 22 साल पहले किसी की माँ का डेथ हो गया, तो कहाँ से वो दस्तावेज लाएगा? या आज अगर हैं भी तो कहाँ किस हाल में है जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है? जो दस्तावेजों की लिस्ट है उनके पास, सबके पास क्या होता है? आधार। सबके पास क्या हो जाता है? राशन कार्ड। सबके पास क्या हो जाता है? वोटर कार्ड, क्योंकि वो वोट दे रहे हैं। इन तीनों को आपने मान्यता नहीं दी, तीनों को आप वैलिडिटी तीनों की नहीं है। अब जो आप मांग रहे हैं, अब इसमें कितने लोग इस जद में आएंगे? जैसे इसमें कह दिया गया कि 2003 के मतदाता, 3 की मतदाता सूची से जो लोग बाहर हैं, तो 2003 में अगर हम 2003 को माने कि इसमें से बाहर कौन लोग होंगे? जो इस समय 18 साल के इस समय तक नहीं हुए होंगे। इस समय जो 18 साल के नहीं हुए होंगे सब बाहर हैं। तो अब इसमें मान लीजिए 17 माइनस कर दीजिए, 16 माइनस कर दीजिए, मतलब वही हुआ कि 1990, 87-88 मान लीजिए, 87-88 के बाद जो भी पैदा हुए वो सब इस लिस्ट में नहीं है। और 2003 के बाद जो पैदा हुए, 3 में पैदा हुए, 4 में पैदा हुए, वो इसमें नहीं है। अब ऐसी आबादी 2,93,00,000 है। अब ये 37% आबादी कहा जा रहा है कि लगभग जो 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, उम्र उनकी 40 साल हो गई, 38 साल हो गई, 36 साल हो गई, क्योंकि 2013 में वो नहीं लिस्ट में थे, लेकिन तब उनकी 16-17 साल उम्र थी, और उसके बाद के साल जोड़ लीजिए 22 साल, तो 22 साल प्लस 16 साल या 17 साल मतलब हो गए 38-37 साल के, और उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। उस बार नहीं चढ़ा, मान लीजिए 2013 में, हो सकता है 18 हो गए, नाम नहीं चढ़ा। ये सारे लोग अब क्या करेंगे? एक बड़ा सवाल है। अब जो लिस्ट मांगी गई और लिस्ट दी गई और दस्तावेज की, अब उसकी मियाद देखिए, टाइमलाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र 1 महीने का वक्त, 1 महीने में 7,90,00,000 वोटर्स के घर घर जाकर बीएलओ फॉर्म भी बांटेगा, फॉर्म कलेक्ट भी करेगा, फॉर्म जमा भी करेगा, और फॉर्म से जुड़े वो दस्तावेज उन लोगों को इकट्ठा करके देना भी है। और खासतौर से अगर हम 2,93,00,000 की ही बात करें, तो विपक्ष का आरोप है कि मकसद इसका कुछ और है। मकसद है कि विपक्ष के वोट कटें, मकसद है कि टारगेटेड ढंग से कुछ वोट बैंक वाले इलाके, कुछ विधानसभा ऐसी सीटें, कुछ ऐसे क्षेत्र जहां 2,000, 1,000, 1,500 वोट कटें, और ये चुनाव आयोग करता रहा। चुनाव आयोग पर आरोप लगा है, महाराष्ट्र में भी, हरियाणा में भी, और जगहों पर सबूत के साथ ये कहा गया कि कैसे वोट कटे और कैसे वोट जुड़े। दिल्ली में भी कहा गया। अब ये मियाद देखिए, सर की टाइमलाइन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की टाइमलाइन। फॉर्म भरने की तारीख है 25 जून से 26 जुलाई तक। 27 जुलाई से 31 जुलाई ये सारे फॉर्म जमा हो जाने हैं। 27 जुलाई से 31 जुलाई तक सिस्टम में दर्ज आवेदन होंगे, जो जितने आ गए वो आवेदन दर्ज हो जाएंगे। उसके बाद ये 4 दिन बताइए, 4 दिन में ये जितने फॉर्म जमा होंगे, लगभग 8 करोड़, वो सब 4 दिन में सिस्टम में भर दिए जाएंगे। मुमकिन है क्या? और इसके लिए क्या कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से? वो 2 प्रेस विज्ञप्ति, वो उसकी भी हकीकत अभी आप देखेंगे। वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट का प्रकाशन होगा 1 अगस्त 2025 को। फटाफट वोटर लिस्ट भी आ जाएगा। उसके बाद नाम जोड़ने और हटाने के लिए आवेदन 1 सितंबर तक ये वक्त दिया गया कि आपको अगर नाम जोड़ने हटाने पर आवेदन करना है, ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए। दावे, आपत्तियों और समाधान 25 सितंबर तक, और 30 सितंबर 2025 को फाइनल लिस्ट आ जाएगी, ये चुनाव आयोग ने कहा। अब सवाल यह है कि इतनी जल्दी 2003 में अगर ये चुनाव आयोग ने किया था, ये प्रक्रिया की थी, तब 4 में इलेक्शन था, 2004 में लोकसभा, 2005 में विधानसभा, मतलब चुनाव आयोग के पास वक्त था। अभी 1 महीने में ये सब आप करना चाह रहे हो, तो ये कैसे होगा? चुनाव आयोग क्या कह रहा है? गौर से प्रेस विज्ञप्ति है, 2 प्रेस विज्ञप्ति है। एक प्रेस विज्ञप्ति है चुनाव आयोग की 28/6/2005 की, माफ करें 25 की। दूसरी है 3/7/2025 की, 5 दिन बाद की प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति में चुनाव आयोग ने क्या कहा, इसको पहले देखते हैं। अब इसी में देखिए कॉन्ट्राडिक्शन कि चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है। इस विज्ञप्ति में चुनाव आयोग कहता है, देखिए इसको गौर से देखिए, इसी से समझिए चुनाव आयोग का खेल। जब ये बार बार सवाल उठा कि कैसे इतनी जल्दी करोगे, चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग के पास पहले ही 77,895 बूथ लेवल अधिकारी हैं, बीएलओ हैं, क्योंकि यही कहा गया बीएलओ घर घर जाएंगे। भाई 7,90,00,000 लोगों के घर जाना है, फॉर्म कलेक्टर है, मान ले बहुत सारे लोग बीएलओ के पास भी पहुंचेंगे, बावजूद इसके रीच आउट करना है। और उसमें वो गरीब गुरबा, वो लोग जो
कम पढ़े लिखे हैं, निरक्षर हैं, मजदूरी करते हैं, या एससी एसटी समाज के वो लोग, उनके घर कौन रीच आउट करेगा? बीएलओ। वो हो सकता ना जाए, कहीं दूर हो कहीं, और वो लाखों लोग जो बिहार से बाहर नौकरी करते हैं, रोजी रोटी के लिए बाहर तरह तरह के धंधे करते हैं, लेकिन उनका वहां वोटर है, वो कैसे जाएंगे? उनको कौन रीच आउट करेगा? बीएलओ उसका फिजिकल प्रेजेंस चाहेगा, वो नहीं मिलेगा। अब खैर हम इस पे आते हैं। तो इन्होंने कहा कि 77,895 बूथ लेवल अधिकारी हैं और आयोग नए मतदान केंद्रों के लिए लगभग 20,603, यहां मान लीजिए 77,000 हो गए, 895 ये इनके हिसाब से पहले से बीएलओ हैं, और उन्होंने कहा कि 20,603 को हम और अपॉइंट कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। ये प्रेस विज्ञप्ति है, ये फिर से गौर कीजिएगा, ये 28/6/2025 की है। अब इन्होंने कहा कि एसआईआर के दौरान, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान 1 लाख से अधिक वॉलंटियर्स वास्तविक निर्वाचकों, विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब और अन्य कमजोर समूहों की सहायता करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा 1 लाख लोग इसमें प्लस हो जाएंगे जो हमारे पास वॉलंटियर हैं। यह चुनाव आयोग कह रहा है 28 तारीख को। अब आते हैं दूसरी प्रेस विज्ञप्ति पे, गौर कीजिएगा। यह भी चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्ति है। अब यह प्रेस विज्ञप्ति है चुनाव आयोग की, जो मैंने बताया 3/7 की, मतलब इसके ठीक 5 दिन बाद की। इस प्रेस विज्ञप्ति में चुनाव आयोग क्या कह रहा है? यह कह रहा है चुनाव आयोग 5 ही दिन बाद कि 25 जुलाई से पहले जब इस प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने के लिए बीएलओ के साथ साथ मतदाताओं की सहायता के लिए वॉलंटियर्स इसको बड़ा ही करते हैं ताकि देखने में सहूलियत हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये इसको इधर करते, इन्होंने कहा हाँ, वॉलंटियर्स उपलब्ध कराए गए। मतदाताओं के लिए प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए बूढ़े, बीमार, दिव्यांगजनों, गरीब और अन्य कमजोर समूहों की मदद करने के लिए लगभग 4 लाख वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है, जिसमें सरकारी पदधारी, एनसीसी कैडेट। भैया आप यहां कह रहे हो 28 तारीख को आप कह रहे हो कि आपको 1 लाख वॉलंटियर हैं, यहां कह रहे हो कि 1 लाख वॉलंटियर हैं। 3 तारीख को आप कह रहे हो 5 दिन बाद कि 4 लाख वॉलंटियर हैं। भैया ये 3-4 दिन में 1 लाख से 4 लाख वॉलंटियर, 3 लाख वॉलंटियर जेब से निकाल के ऐसे रख दिए क्या? अब हो सकता है और बवाल बचे तो 4 दिन बाद कहोगे कि 8 लाख वॉलंटियर हैं। कौन गिन रहा है भैया? ये क्या तमाशा है? अगर 28 तारीख को, पहले तो आपने 24 जून को यह सब नोटिफाई किया, उस दिन कोई पारदर्शिता नहीं है। 28 तारीख को जब बवाल होता है तो आपका तो 1 लाख वॉलंटियर है, ताकि लोगों को बता सको कि हम घर घर पहुंचा देंगे, घर घर लोग पहुंच जाएंगे। जब उस पर भी कन्विंसिंग बात नहीं आती, कितने कम वक्त में कैसे करोगे, तो दूसरी विज्ञप्ति जारी करके करो 4 लाख वॉलंटियर है। और जैसा कि मैंने कहा 4 दिन बाद कहना 8 लाख वॉलंटियर है। जो मर्जी कहो, ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये कोई 2000, 1000, 4000 की गड़बड़ी नहीं है। 5 दिन में आपने 3 लाख वॉलंटियर्स की तादाद 2 प्रेस विज्ञप्ति में बढ़ा दी। ये समझिए चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है। ये कौन वॉलंटियर है, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, इनका क्या मकसद है, इनका क्या इंटेंशन है, ये किस तरह से काम करेंगे, इनकी पक्षधरता, इनके पूर्वाग्रह के सबूत या गवाही कौन देगा? भाई यही तो कह रहा है विपक्ष कि आपका इंटेंशन सही नहीं है। आप इस तरह से लोगों को रीच आउट करेंगे या उनके आधार पर, उनके पास जो कागजात नहीं है, पहले तो कागजात मांगना जो कागजात नहीं है, और उस कागजात के आधार पर उनको आप खारिज करेंगे। वही सवाल है कि एक तो बिहार में साक्षरता दर 63% है, तो पढ़े लिखे लोगों की तादाद देखिए, गरीब, मजदूर, पिछड़े, एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, उन लोगों की तादाद, और उसके बाद बिहार से बाहर पलायन कर चुके माइग्रेंट मजदूर जो होली, दिवाली, दशहरा में जाते हैं या चुनाव के वक्त बिहार जाते हैं। अब वो सब के सामने संकट है कि इस कम वक्त में, 1 महीने में वो कैसे फॉर्म भरें, और उसके बाद वो जो कागज जो मैंने पहले दिखाया कि ऐसे लोग जिनके पास वो कागजात नहीं है वो क्या करें? क्या उनके वोट कटेंगे? क्या वो वोट? अच्छा दूसरी बात, ये जो ऐसे लोग वो करेंगे क्या? उनके पास तो कागज नहीं है। अब एक्सप्रेस की रिपोर्ट में मैंने देखा, संतोष सिंह की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में, जो बीएलओ हैं हरनौत इलाके की पिंकी कुमारी, उनको कोट करके कहा है कि हमारे इलाके में 5 से 7% ऐसे लोग हैं जिनके पास इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से, जो डॉक्यूमेंट सरकार की तरफ से तय किए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट में आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड नहीं है, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। उन्हें कहा गया कि आप तुरंत कास्ट सर्टिफिकेट या रेजिडेंट सर्टिफिकेट आप बनाइए, तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र, तो आपका नाम जुड़ सकता। अब सवाल उठता है कि ये लोग इस 21 दिन में
कहाँ से आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लेंगे? ये अनपढ़ लोग, गरीब लोग, जिनका कोई उस तरह से रिसोर्स नहीं है, जो जानते नहीं है, जो आज तक जिनका नहीं है, जिनका घर ही नहीं है, जो कहीं झुग्गी में कहीं रहते हैं, ठेला लगाते हैं, कहीं रहते हैं किराए घर में, क्या बना लेंगे? कैसे बना लेंगे? तो इस तरह की बहुत सारी जानकारियां जो अलग अलग जगह से आ रही है, वो बहुत चौंकाने वाली है और वो परेशान करने वाली है और चिंता पैदा करने वाली है कि क्या ऐसे लाखों लोग वोटर लिस्ट से गायब हो सकते हैं? वो चुनाव आयोग का क्या कहना है? चुनाव आयोग का कहना है कि हमने ये प्रक्रिया इसलिए शुरू की, इंटेंसिव रिवीजन इसलिए किया ताकि ऐसे बहुत सारे वोटर्स जो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में हैं या जो जिनकी डेथ हो गई या फेक फर्जी वोटर हैं, बोगस वोटर हैं, उनको एलिमिनेट किया जाए। लेकिन ये एलिमिनेशन की प्रक्रिया अगर चुनाव आयोग को करनी थी तो उसके लिए मुकम्मल वक्त लिया जाना चाहिए था। 1 साल 6 महीने वो प्रक्रिया पूरी होती। आप जनवरी से करते अगले साल, या अभी ही करना था तो आप 1 साल पहले से शुरू करते, चुनाव के 1 साल पहले से। आप कर रहे हैं चुनाव के 3 महीने पहले और महज 30 दिनों में, तो ये कैसे मुमकिन है? और उसके बाद आप उन सारे डॉक्यूमेंट को, उन सारे आइडेंटिटी कार्ड को खारिज कर रहे हैं जिसको लेकर इतने सालों से सरकार कैंपेन करती रही और वो ज्यादातर लोगों के पास है। तो अगर आधार कार्ड का कोई मतलब ही नहीं है, अगर वोटर कार्ड का कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर ये लोग करें क्या? अभी ये शुरुआत हुई है। हालांकि ये भी कहें कि चुनाव आयोग ने ये प्रक्रिया अभी 6 राज्यों के लिए ऐलान किया, शुरुआत की है। बिहार चूंकि तुरंत चुनाव है इसलिए सबसे अधिक बवाल बिहार में है, उसके बाद बंगाल में होना है, अगले साल बंगाल में चुनाव है, फिर केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और 6 राज्यों में कुल जमा, असम में भी, और उसके बाद धीरे धीरे देश में होगा। लेकिन जहां वक्त है वहां है, यहां वक्त नहीं है। और यही विपक्ष बार बार कह रहा है कि इसका इंटेंशन सही नहीं है। चुनाव आयोग वोट कटवा की तरह भूमिका निभाना चाहता है और ये उसके पीछे मकसद यही है कि विपक्ष के वोट बैंक वाले इलाके में, जैसे राघोपुर का मैंने जिक्र किया, अब राघोपुर तेजस्वी का इलाका है, यादव बहुल है, वो पता है कि वहाँ किसका वोटर ज़्यादा है। कोई मुस्लिम इलाका है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, जहाँ 30%, 40%, 45%, 50% मुस्लिम है, तो पता है वो पॉकेट किसका है। अब वहाँ आप वोटर लिस्ट के रिवीजन के नाम पर इस तरह के डॉक्यूमेंट को लेकर अगर आप 2 करोड़ 90 लाख वोटर से मांगोगे और वो वोटर वह है कि नहीं, फिजिकली वो उस वक्त मौजूद है कि नहीं, उसको क्या इतना इंसेंटिव क्या मिलेगा कि वो दिल्ली में है तो सब नौकरी छोड़कर वहाँ जाए अपना नाम दर्ज कराने और सब कागज़ लेकर, वो कागज़ है कि नहीं, ये सब। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता है और ये कहीं बहुत बड़ा खेल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके इंटेंशन सही नहीं लग रहा है और विपक्ष बार बार यही सवाल उठा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग कोई भी कन्विंसिंग जवाब नहीं दे रहा है। आज भी मनोज झा जो आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने कुछ सवाल उठाए। परसों विपक्ष के नेताओं की मुलाकात हुई चुनाव आयोग से, लेकिन चुनाव आयोग अपनी जिद पर अड़ा है। लेकिन बिहार के नागरिक के तौर पर, वोटर के तौर पर गौर से पूरी बात को समझिए। आप अगर आपके पास कागज नहीं है तो प्रतिवाद दर्ज कीजिए, अगर आपके पास पेपर्स नहीं है तो आप प्रतिवाद दर्ज कीजिए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, वरना आपका वोट कट सकता है, आप मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। क्योंकि इतनी जल्दबाजी में बहुत सारे कागजात के साथ लाखों लोगों का पहुंचना और बीएलओ से संपर्क करके या बीएलओ उनके घर तक पहुंचे और उसके बाद, हाँ, एक खेल पेच और है। इसमें यह भी कहा गया कि 1.5 लाख के आसपास जो एजेंट हैं, बूथ लेवल एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी के, चुनाव आयोग की तरफ से ही कहा गया, वो भी इसमें सहयोग करेंगे। अब वहाँ भी बूथ लेवल एजेंट की भूमिका बहुत अहम है। अब बूथ लेवल एजेंट अगर बीजेपी का बूथ लेवल एजेंट है, जेडीयू का है, चूंकि सत्ताधारी पार्टी है, चुनाव आयोग की भूमिका पहले से संदिग्ध है, तो वो बूथ लेवल एजेंट बीएलओ के साथ मिली भगत के साथ कुछ ऐसा तो नहीं कर सकता है कि उनके समर्थकों के वोट ना कटें, विरोधियों के कट जाएं। वो एक होता है, रिसोर्स और पावर का असर होता है, तो कहीं ये भी तो नहीं है। ये सवाल भी विपक्ष का है। बहरहाल मकसद था कि कुछ किरदारों के जरिए आपको पूरी बात समझाई जा सके। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। और बहुत बड़ा सवाल है कि 2 करोड़ 90 लाख ऐसे वोटर्स जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं था, उनका नाम इस लिस्ट में, नई लिस्ट में जुड़ पाएगा, कितनों का छूट पाएगा इस कम अवधि में, और उसके बाद जिनका छूटेगा उनके रिवीजन, उनकी अपील को चुनाव आयोग सुनेगा, नहीं सुनेगा, या चुनाव आयोग अपने तयशुदा जो प्रोग्राम के तहत ये जो 30 सितंबर 2025 को आखिरी वोटर लिस्ट छाप देगा और उसके बाद अक्टूबर आखिर में या नवंबर में चुनाव होना है, क्या उसके साथ, उस वोटर लिस्ट के साथ चुनाव होगा? ये सवाल है।
अब इसके बाद मैं चाहता हूँ मनोज झा ने कुछ सवाल उठाए हैं, चूंकि विपक्ष के नेताओं की बात लगातार हो रही है, तो जरा सुनिए और समझिए। अखबार पढ़ लें, वो एक अंग्रेजी दैनिक में बिहार के संदर्भ में लोगों के हाहाकार का जिक्र, यही हमने उनसे कहा था कि 22 बरस के बाद आप ये कर रहे हैं, उस वक्त क्यों शेल्व किया गया था इसको, और आज जब इसको आपने शुरू किया तो कोई पोजीशन पेपर, कोई कंसल्टेशन, वो दिखाइए ना। उस पर चुप्पी थी। उन्हीं के जुबान से निकला कि 20% लोग बिहार से बाहर के रहते हैं, हमें देखना होगा कि डुप्लीकेशन का क्या है, वगैरह वगैरह कई उदाहरण देके उन्होंने बताया। और तब से हम कह रहे हैं, निशाने पे वो लोग हैं जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक हैं। वो सूरत में रहते हैं, होशियारपुर में रहते हैं, लेकिन पर्व त्योहार के अलावा चुनाव में जरूर आते हैं। 20-20 बरस से बाहर हैं, लेकिन वोटिंग यहीं करते हैं। आप उनको इस वक्त जाओगे, 2 बार आपका आदमी जाएगा, वो घर में नहीं मिलेगा, आप उसको खारिज कर दोगे। तो ये दाखिल करने की योजना नहीं है, बेदखल करने की योजना है, और इतिहास गुनाह सबका नोट करेगा। मैं समझता हूं अभी भी अपील है चुनाव आयोग से। मैं तो कई सवाल हमने पूछे, बिंदुवार, एक का भी जवाब नहीं। ये जो 11 दस्तावेज की फेहरिस्त है, ये दिव्य ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? सब कुछ आधार से लिंक हो रहा है देश में। आप कह रहे हैं आधार इस केस में निराधार है, तो जाहिर तौर पर कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, और वो पर्दा रहेगा नहीं। सर, आप एक महीने में पूरे बिहार की नई वोटर्स लिस्ट बन जाएगी। पुरानी वोटर लिस्ट देने में, उसके बारे में सवाल पूछो तो जवाब देने में महीनों लग जाते हैं, जवाब नहीं आता। लेकिन एक नई वोटर्स लिस्ट बिहार में बन जाएगी 1 महीने में, मॉनसून के महीने में, जिसके बारे में अभी हमारे साथी पीसीसी अध्यक्ष राजेश राम जी आपको बताएंगे। जो असंभव है, इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू डू समथिंग लाइक दिस, लेकिन ये फिर भी जिद पर हैं कि सितंबर के महीने में ये नई वोटर्स लिस्ट आ जाएगी। 8 करोड़ के लगभग, 8 करोड़ है, 8 करोड़, उन सब के कागज जांच हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। हैरानी की बात है, हमने समय मांगा चुनाव आयोग से, इंडिया गठबंधन की ओर से मांगा, जैसा कि हमेशा हम मांगते हैं। हमारे कुछ अधिकृत लोग हैं, वो हमारी लीगल सेल में हैं, वो अधिकृत लोग चिट्ठी भेजते हैं, चुनाव आयोग तुरंत जवाब देता है। अब तक जो हुआ था मैं वो बता रहा हूं, और हम मिलने चले जाते, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, कोई विवाद नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं होता था। अब मुख्य चुनाव आयुक्त की जुबान से अगर मैं बोलूं, इफ आई कोट द सीईसी, अब न्यू नॉर्मल आ गया। ये उनके शब्द है, मेरे नहीं है, और धमकाते हुए लहजे में कहते हैं कि नया चुनाव आयोग है, नया नॉर्मल है। क्या नया नॉर्मल है साहब? नया नॉर्मल यह है कि अब चुनाव आयुक्त तय करेंगे कि कांग्रेस पार्टी से वो किस नेता से मिलेंगे। आप कौन है साहब? आप क्यों तय करेंगे? आप तय करेंगे कि कितने लोगों से मिलेंगे, आप तय करेंगे कि कब मिलेंगे। यह न्यू नॉर्मल है। अब हमें यह नहीं समझ में आया कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, किसी के प्रति निजी टिप्पणी नहीं है हमारी, उन्होंने एक और परंपरा शुरू की। गुप्ता जी हैं वो, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, अपना नाम ज्ञानेश कुमार लिखते हैं। अब गुप्ता जी को यह लगता है कि पत्रकारों को वो व्हाट्सएप मैसेज करके खबरें प्लांट करेंगे और वो गुप्त रह जाएगी बात। गुप्ता जी, यहां कुछ गुप्त नहीं रहता। आपने 24 घंटे का टाइमर लगा रखा है, जिस नंबर से आप पत्रकारों को खबरें लीक करते हैं, वो सारे स्क्रीनशॉट्स हमारे पास भी आ जाते हैं। तो गुप्ता जी, आप शायद नए हैं चुनाव आयोग में, ज्यादा पुराने नहीं हैं। मैं आपको आज इस मंच से बता दूं, हम सब हंसते हैं फिर आपके उन संदेशों पर, वो संदेश गुप्त नहीं है गुप्ता जी, ध्यान रखिएगा। अब ज्ञानेश जी को, पूरे चुनाव आयोग को, हर संस्था की बात कर रहा हूं, ना केवल चुनाव आयोग, जो भी लोग आज उन संस्थाओं में हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उनसे पहले
उनसे कहीं बेहतर लोग उन कुर्सियों पर बैठकर जा चुके हैं और उनके बाद उनसे कहीं बेहतर लोग बैठने आएंगे। आप क्या विरासत छोड़कर जा रहे हो? आपको अगर लोग याद रखें तो क्या सोचकर याद रखेंगे? क्या यह सोचकर याद रखेंगे कि देश के तमाम विपक्षी दल आपसे वोटर्स लिस्ट मांग रहे थे और आप नहीं दे रहे थे? यह विरासत होगी क्या आपकी? क्या यह विरासत होगी कि आप कहेंगे कि अब वीडियो फुटेज नहीं दिया जाएगा 45 दिन के बाद विपक्ष को? क्यों? क्या यह विरासत होगी कि आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि 5 बजे के बाद अचानक महाराष्ट्र में वोटिंग ज्यादा कैसे हो जाती है 12,000 बूथों पर, 85 असेंबली सेगमेंट्स पर? उसका जवाब नहीं देते और दाएं बाएं से इंफॉर्मेशन लीक करेंगे, दाएं बाएं से जर्नलिस्ट को सोर्सेस करके खबरें चलाएंगे।